अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। इंतहाई नाजुक सूरत हाल इकॉनमी के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब है। गवर्नमेंट ये मानने को तैयार नहीं है। नवी जायज़ा इजलास IMF का वक्त 31 जनवरी को पाकिस्तान पहुँचेगा और फरवरी के दूसरे हफ्ते के शुरू तक पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कभी गिरावट तो कभी तेज़ी के दरमियान खड़ी है। बहुत ज़्यादा गिरावट और फिर एक ही साथ 700 पॉइंट्स की तेज़ी, कुछ समझ से बाहर हैं चीज़ें। एक ही रोज़ में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब डॉलर 255 से ऊपर खड़ा हुआ है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह पर आकर खड़े हो गए। क्या कुछ मुश्किलात आपको भी दिख रही हैं, हमें भी दिख रही हैं और एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं, उन्हें भी दिख रही हैं, लेकिन इन मुश्किलात का क्या कोई हल भी मौजूद है? अगर है तो गवर्नमेंट को सुझाई क्यों नहीं दे रहा? और अगर गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है तो कितना टाइम लग सकता है इन तमाम चीज़ों को ठीक करने में? क्या इतना टाइम इंतखाबात से पहले इस गवर्नमेंट के पास मौजूद है? बात करें अगर फर्नीचर इंडस्ट्री की तो 5 इंडस्ट्रीज़ हैं या 5 सेक्टर्स हैं, 5 शोबे हैं जिन्हें बहुत मराद दी जाती हैं, जिन्हें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। उससे हटकर इस बार ये हुआ कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट ये बताती है कि रवां माली साल के 5 माह के दौरान फर्नीचर की पैदावार में 99% इजाफा हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसका गैप वहीं का वहीं खड़ा है। उसका बढ़ता गैप कारोबार के साथ साथ इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ा रहा है और इसमें फर्नीचर इंडस्ट्री भी मौजूद है, जिसके लिए इंपोर्ट की मुश्किलात है, इंपोर्ट पे बैन है। एक तरफ LCs, दूसरी तरफ जुर्माने माफ़ कर देना, लेकिन क्या जुर्माने माफ़ कर देना काफ़ी होगा? कंटेनर्स जो खड़े हैं पोर्ट पर उनके लिए, या फिर LCs का जल्द अज जल्द खुल जाना और फिर ये मैकेनिज्म तैयार होना कि जब बाहर से कोई चीज़ आए तो कितनी ज़रूरी है अवामुन नास के लिए उसमें, और जो ज़रूरी अशिया नहीं है जिन्हें लग्जरी आइटम कहा जाता है उसमें फ़र्क करें। नईम सिद्दीकी साहब माहिर इक़्तिसादियात हैं, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन है, हमारे साथ मौजूद होंगे। हारून अस्करी साहब साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद हैं और आज स्पेशली हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, हमारे माशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। नईम साहब जल्दी से एक चीज़ के डॉलर हमारे काबू में क्यों नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम हो गई कि अब 200, अब तो खैर गवर्नमेंट नहीं कह रही है 250 वाला? थैंक यू इरफान साहब। देखें ये बहुत ओवर ड्यू था और पूरी दुनिया चीख रही थी और पहले भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पे उन्होंने भी इस बात का तज़किरा किया था कि हमें करेंसी को फ्री मार्केट जो रेट है उसके साथ हमें डॉलर को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन शायद ये गवर्नमेंट जो है इम्पोर्टर माइंडसेट के साथ चाहती रही है कि इम्पोर्टर्स को बेनिफिट हो और डॉलर को कंट्रोल करें। और आपने देखा कि पहले भी जब भी ये हुकूमत रही है इन्होंने पहले भी डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की और अब जबकि काबू से बाहर हो गया, और ख़ास तौर पे जब ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई और उसके अलावा जब आपने देखा कि IMF बिल्कुल डट गया। IMF ने कहा कि नथिंग डूइंग, जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे। और आपने देखा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उन्होंने एक प्रोग्राम में देख रहा था कल पुराना, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमें परवाह ही नहीं है, IMF आता है आए, नहीं आता ना आए, आई डोंट केयर। लेकिन वी डू केयर। हमारे मुल्क का मसला है, हमारी इकॉनमी का मसला है, बात की है। और अब जबकि आप बिल्कुल कॉर्नर हो गए हैं तो अब आपने इसको फ्री फ्लोट छोड़ा है, तो देखिए इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो आपको डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो आपका बच जाएगा और आप जो है इन्फ्लेशन ठीक है इससे बढ़ेगा, लेकिन अब 25% हो सकता है इन्फ्लेशन आपका 35% तक चला जाए। लेकिन अगर खुदा न खासा आप ये ना करते तो आपका इन्फ्लेशन जो है 60% तक चला जाता। और इस वक्त इसको अगर हम सम अप करें अब तो हम पॉलिसी के तहत अब देखिए 17% आपका 17% वो हो गया है। देखें ये जब आपको पहले भी मैंने कई दफ़ा इस बात का मैंने तज़किरा किया है कि जब गवर्नमेंट इकॉनमी को स्लो डाउन करती है ना, आपने देखा कि पिछली गवर्नमेंट के दौर में इकॉनमी बहुत हीट अप हो गई थी और हमने नॉन एसेंशियल गुड्स बहुत ज़्यादा मंगाए, जिसमें गाड़ियाँ $8 बिलियन के करीब हमने गाड़ियों की इंपोर्ट कर ली थी। ऐसा ही अब उससे जब आपका ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट का इतना मसला है और अभी भी वो आपका मसला पूरा नहीं हो रहा और अगले जून तक आपने $12 बिलियन आपने मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस के पे करने हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब आपकी इकॉनमी ऐसी सिचुएशन में है कि जब फॉरेन बैंक्स ने
भी आपसे पैसे ले लिए, चाइनीज़ बैंक ने भी आपसे पैसे ले लिए, तो अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त गवर्नमेंट को ओपन मार्केट एक्सचेंज रेट के ऊपर चलना चाहिए और डेली की बेसिस पे आप अपने डॉलर बैंक्स को आप अलाउ करें कि वो डेली की बेसिस पे अपने डॉलर रेट को एडजस्ट करें। दिस इज़ द ओनली वे कि जिससे हम आगे जाके अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने इकोनॉमी के हवाले से, डॉलर के हवाले से बात कर ली, डॉलर की वजूहात कि अब इस वक्त डॉलर जिस सतह पर पहुंचा हुआ है, ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें लग रही होंगी कि इस वक्त इकोनॉमी को देख के एक्चुअल रेट पर है, लेकिन क्या नईम साहब एक्चुअल रेट इकोनॉमी का देखते हुए आम आदमी की जेब का एक्चुअल बजट भी देखा जा रहा है? सर देखें, ये एक बड़ी लंबी बहस है। हमारे जो भी अभी काम आगे सजेस्ट किए जा रहे हैं वो ये किए जा रहे हैं कि बिजली का रेट बढ़ा दो, गैस का रेट बढ़ा दो। 1600 अरब रुपया इस वक्त गैस का सर्कुलर डेट है और 2400 अरब रुपया आपका बिजली का सर्कुलर डेट है। तो 4000 अरब ये है और 4 से 5000 अरब गवर्नमेंट साल का डेट सर्विसिंग पे खर्च करती है। तो इसका जितना भी बोझ है ना, ये शावर इम्पैक्ट सबसे आसान होता है कि आप एक पेट्रोल की और गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ा दो ताकि 23 करोड़ के 23 करोड़ आवाम जो है ना उससे इफेक्ट हो जाए। अब ये टाइम आ गया है कि आप उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करें, उन एरियाज़ पे टैक्स लगाएं जो लोग टैक्स नहीं दे रहे। ख़ास तौर पे आप अपने जिस मुल्क में 200 रुपये किलो प्याज मिलता है वहाँ पे आप उसको उस पर अगर टैक्स नहीं लगाते तो गरीब आवाम को कहाँ से फ़ायदा देंगे। इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि वो घी के ऊपर सब्सिडी दे ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो। उनको चाहिए कि बिजली और गैस पे आम आदमी को सब्सिडी दे और उन लोगों पे टैक्स लगाया जाए जो कि इनकम तो आप देखें एग्रीकल्चर शोबा सिर्फ 3 अरब रुपए टैक्स देता है और कई हजार अरब रुपए उनकी आमदन है। अब टाइम आ गया है सर, अब तो हजारों अरब रुपए आमदन भी उनकी नहीं रही। अब तो हालात बड़े चेंज हो गए हैं सर। आप जो है ना डिस्क्रिमिनेशन इन टैक्सेशन ख़त्म करें। जब तक आप डिस्क्रिमिनेशन इन टैक्सेशन ख़त्म नहीं करेंगे इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। आपसे डिस्क्रिमिनेशन इन टैक्सेशन पर भी बात करूंगा, जरा बाकी दोस्तों से भी बात कर लें। जाहिद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जाहिद भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा चलें, उन्हें जब तक वो ज्वाइन करते हैं तो मैं ज़रा नईम साहब से इस पर मज़ीद बात। नईम साहब, अब ज़रा हम डिस्काउंट रेट पे भी थोड़ी सी बात करें। जी बिल्कुल। देखिए, डिस्काउंट रेट का सर इशू ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इकोनॉमी जब हीटअप हो जाती है तो गवर्नमेंट, चूँकि ये डिस्काउंट रेट से बढ़ाया जाता है कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, आपकी $80 बिलियन तक इंपोर्ट चलेगी और आप अपनी एक्सपोर्ट को बिल्कुल नहीं बढ़ा सके, ना गवर्नमेंट उसको बढ़ा सकी और आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ ना ही बिजनेसमैन इसको बढ़ा सके। मतलब आपने वो मंडियाँ तलाश करने की कोशिश नहीं की। और दूसरा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज की इतने कदगन लगा दिए हैं और इतने आपने पाबंदियाँ लगा दी हैं, उसकी वजह से भी ये एक्सचेंज रेट ना होने, एक्सचेंज रेट फिक्स ना होने की वजह से लोगों ने अपना पैसा बाहर रखना शुरू कर दिया था। तो ये इसलिए अब स्टेट बैंक ने जो है रेट बढ़ाना शुरू कर दिया था कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो। देखिए, एक चीज, स्लो डाउन तो पहले ही बहुत ज्यादा है, अब आप फर्दर स्लो डाउन करे जाते हैं। मतलब ये कहते हैं इंपोर्ट ही ना करें। जब आप इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? आपकी 84-85 चैप्टर में इतनी सारी मशीनरी, इतना सारा रॉ मटेरियल ऐसा है जिसको आप इंपोर्ट करेंगे तो उससे वैल्यू एडिशन बना करेंगे। और उसके बाद देखिए सर, आपका 25 करोड़ 24 करोड़ की आबादी है, उसकी अपनी बड़ी नीड्स हैं। हमारी लोकल जो इकोनॉमी है जब तक स्ट्रेंथन नहीं होगी हम अपनी एक्सपोर्ट भी बेहतर नहीं कर सकते। तो ये जो गवर्नमेंट को अफराते दर पे कंट्रोल करने से मैं नहीं समझता कि ये मार्कअप बढ़ाने से या पॉलिसी रेट को बढ़ा करने से आप किसी भी तरह से अफराते दर पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसको बढ़ाते हैं, इधर डॉलर इतना रुपये इतना डिवैल्यू हो गया है कि आपका इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है वो 262 रुपये पे आज चला गया। 2 दिन में 31 रुपीज़। कुछ ठीक होगा? ये कैसे होगा सर? ये अब इस तरह ठीक नहीं होगा। ये आगे जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक टाइम आएगा एंड आई एम फोर्सिंग कि ये जून तक आपका डॉलर जो है 285-90 तक जाएगा और वहाँ जाके मार्केट ऑटोमेटिकली ख़ुद को एडजस्ट करेगी। जब तक आपका ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट, हुंडी, हवाला और बैंक का रेट एक नहीं होगा, आपकी मार्केट एडजस्ट नहीं करेगी। तो ओपन मार्केट और ओपन मार्केट का रेट आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप उसको एडजस्ट करें ना, आप उसको उसके साथ अटैच कर दें। चलिए जी, ब्रेक लेता हूँ, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा दीगर मामलात हैं उस पर भी बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। हारून अस्करी साहब से थोड़ी सी बात करूंगा, जाहिद हुसैन साहब से भी करूंगा। हारून अस्करी साहब, स्टॉक मार्केट कभी हाँ कभी ना, लेकिन जब गिरावट हो रही है तो हज़ार हज़ार और हज़ार प्लस पॉइंट्स की, ठीक हो रही है तो 700-700 पॉइंट्स ठीक हो रही है। लेकिन सर वॉल्यूम्स हैं नहीं, मार्केट के शेयर प्राइस अगर रियलिटी देखें तो बिल्कुल ही गिरावट का शिकार है। कौन से सेक्टर्स हैं सर जहां पे कुछ बेहतर इन्वेस्टमेंट के मौके इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, पिछले दिनों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक तेजी का रुझान सिर्फ इस वजह से आया कि इन्वेस्टर के ख्याल में अब हमारा आईएमएफ के साथ मुआहदा हो जाएगा, और अगर आईएमएफ के साथ मुआहदा हो जाएगा तो फिर हमारे जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं उसमें खातिर खा कमी हो जाएगी, और हमारे पास जो फंडिंग गैप है वो पूरा हो जाएगा। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा इस बात में पॉजिटिव हो गए थे, और पिछले कोई 4 दिनों में मार्केट इज गॉन अप बाय 2500 पॉइंट्स। आज मैं समझता हूँ उसका रिएक्शन है, इट्स अ टेक्निकल करेक्शन, और मेरे ख्याल से कि मार्केट का जो मूड है, इन्वेस्टर्स का जो मूड है वो बदल चुका है, और अब वो कोई ऐसी मार्केट जो इतनी बैड न्यूज़ को डिस्काउंट कर ले, मैं समझता हूँ उसकी अंडरलाइन स्ट्रेंथ का एक ये सबूत है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स जो हैं, दे आर वेरी होपफुल। आई हैव स्पोकन टू सेवरल ब्रोकर्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव कि मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे, और मार्केट जो है वो इतनी नीचे आ चुकी है, खुसूसी तौर पे डॉलर टर्म्स में, कि इसमें डाउन साइड जो है वो बहुत कम है और अप साइड जो है वो ज़्यादा है। और जैसे ही हालात बेहतर होंगे, यानी कि आईएमएफ के साथ कोई चीज़ तय हो जाएगी, तो मार्केट जो है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा तो हारून साहब, डॉलर आप देख रहे हैं, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है। अब तो गवर्नमेंट भी 250 को रियल वैल्यू करार दे रही है। क्या बनेगा सर डॉलर को देखते हुए इस वक्त मैशत का? और जी सर डॉलर, आवाज मैं हारून क्लियर साहब नहीं आ रही। डॉलर के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूं। जी जी, बताइए, सवाल कीजिए। सर डॉलर 250 तो अब गवर्नमेंट ने भी मान ली है इसकी ओरिजिनल वैल्यू। क्या फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत डॉलर को हम क्या 300 का होता देखेंगे? देखिए, डॉलर का जो असल मसला है वो वहाँ शुरू होता है अफगानिस्तान से, और हम वहाँ पर तो आपको पता है कि डॉलर है नहीं, और हमारे यहाँ जो भी एसेंशियल आइटम्स की जो शॉर्टेज है, सुनने में ये आया है कि वो अफगानिस्तान के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए पूरी हो रही है, और बहुत सारा स्मगल डॉलर जो है हो रहा है वो हो रहा है अफगानिस्तान में। तो अब इस वक्त देखिए, इंटरबैंक आज 264 तक टच कर रहा है। तो जब इसको पैरिटी में लेके आएंगे, यानी कब मार्केट में और ऑफिशियल रेट में जब यकसानियत होगी, तो मैं समझता हूं कि डॉलर के अंदर थोड़ा सा एक्सचेंज रेट के अंदर इस्तेहकाम ज़रूर आएगा। लेकिन हुकूमत की तमाम तर कोशिशें इस बात पर लाजमी होनी चाहिए कि डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही है इस वक्त, उसके ऊपर कोई कदगन लगाई जाए और उसकी रोकथाम के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। तो जब तक कि वो नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी रेट कर लें, जो स्मगलिंग का रेट है वो 25 रुपए 20 रुपए ऑफिशियल रेट से ज़्यादा ही होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि उस चीज़ को पहले आप हैंडल करें, ताकि आपकी करेंसी जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाए। अच्छा नईम साहब, इससे पहले कि मैं आपसे एक चीज़ जानूं, इन सारी जिस सेक्टर्स का मैं जिक्र कर रहा था, ज़रा जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जाहिद भाई, फर्नीचर ने पिछले 5 माह में 99% प्रोडक्शन की है। हमारे यहाँ हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जिन 5 सेक्टर्स को समझते हैं उससे हट के फर्नीचर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और ये जाहिर है इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है। क्या मामलात हैं सर, कैसे देख रहे हैं, मुश्किलात क्या हैं? इंपोर्ट पे पाबंदियां हैं, इसके बावजूद फर्नीचर प्रोडक्शन हो रही है। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। गुजारिश है कि फर्नीचर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, न सिर्फ इंपोर्ट बिल को कम करने का बल्कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने का। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारी रिवायती 4-5 इंडस्ट्रीज हैं जिन पर हमारा तकिया होता है,
और होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उन पे कोशिश ना करें, लेकिन अगर देखा जाए तो वो एक बीमार सनत का रोल अदा कर रही हैं। लेकिन एक उभरती हुई सनत, बल्कि एक पुरानी कदीम सनत है फर्नीचर की, इस पे अगर हम कोशिश करें और इसकी बढ़ोतरी करें और इसके अंदर बेहतरी करें तो बहुत अच्छी हमारी एक्सपोर्ट हो सकती है। आज से कोई 2-3 साल पहले स्टेट बैंक से हमारी एक मीटिंग हुई और उसमें हमने उनको वो इकदामात तजवीज किए कि जिनकी बुनियाद पर हम फर्नीचर के सेक्टर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और स्टेट बैंक ने उसके मुताबिक एक रिपोर्ट भी तैयार की। लेकिन बदकिस्मती से हम एक्सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट करने से एक्सपोर्ट नहीं होगी, उसके लिए अमली इकदामात उठाने पड़ेंगे। और आजकल जो सूरत-ए-हाल है, अगरचे हमने बहुत अच्छी प्रोडक्शन दी है पिछले 5 माह में, लेकिन हमारे शोबे में भी चंद एक चीजें ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब गुज़िश्ता कई दिनों से इंपोर्ट में मुश्किलात की वजह से हमारी प्रोडक्शन मुतासिर होने का खर्चा है। मसलन फोम के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जो शीट्स के अंदर रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी शॉर्टेज की वजह से मार्केट में उसकी एक ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और बहुत ज्यादा हमारे मैन्युफैक्चरर को परेशानी है। तो उसकी वजह से ये आगे फर्दर इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें हम बहुत ज्यादा तेजी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी मेरा ख्याल है ऐसी होनी चाहिए कि जो लग्जरी हमारी चीजें हैं वो तो हम इंपोर्ट के लिए रोक दें अगर हमारी मजबूरी है, लेकिन वो प्रोडक्ट जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन मुतासिर हो। अच्छा जाहिद भाई, अगर मैं चंद उन प्रोडक्ट्स का जिक्र करूं तो एक तो फोम हो गया जिसके लिए आप परेशान हैं, शीट्स हैं, हार्डवेयर है, पॉलिश है, पेंट है, इनकी किल्लत आपको परेशानी दे रही है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर खुदा न खास्ता इसकी मजीद भी किल्लत हो तो फिर हम आगे प्रोडक्शन देने से कासिर होंगे। ओहो नहीं साहब, देखिए सर, ये बिल्कुल जो मैं बात पहले कर रहा था कि जब आपकी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और आपकी एक्सपोर्ट का भी ज़्यादा दारोमदार जो है ना वो इंपोर्ट पे है। आप देखिए कि एप्टमा ने यूएसए से दरख्वास्त किया कि हमें $2 बिलियन का लोन दें जी, और ये वहाँ से कॉटन मंगाने की बात हो रही है। अब ये देखिए, ये जो बात हो रही है ना कि हमें डॉलर का क्या मसला है, यार देखिए ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है। सिंपल फार्मूला है, आपकी डिमांड इंपोर्ट है और आपको पैसा सप्लाई करने से आएगा, आपको डॉलर जो है एक्सपोर्ट से आएंगे। जब तक इस आप गैप को नैरो नहीं करेंगे, 2 डेफिसिट्स होते हैं ना, एक हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, एक हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो डॉलरों का मसला है। आप जब तक अपनी एक्सपोर्ट को उस लेवल पे नहीं लेके, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आईटी इस वक्त दुनिया की जो मेजर कंपनीज जो फॉरेन एक्सचेंज कमा रही हैं या अर्निंग कर रही हैं ना, वो आईटी रिलेटेड हैं या आईटी बेस्ड है। अच्छा अब देखें, आपको $1 बिलियन एक्सपोर्ट करने के लिए या $1 बिलियन अर्न करने के लिए आपको 30,000 आपको पाकिस्तान में ग्रेजुएट चाहिए। अब पाकिस्तान में यंग लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड मौजूद हैं कि आप 30,000 क्या, आप 4 लाख 5 लाख ग्रेजुएट्स को भी इकट्ठा कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। और अब जैसे इस वक्त चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो रही तो एक आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास हार्डवेयर नहीं है, आप अपनी जो लोग हैं उनको दे नहीं सकते, तो वो काम कहाँ से करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है, देखें कि गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि आप 65% तो कंज्यूम कर सकते हैं, जो रेमिटेंस आएगी 35% नहीं कर सकते। इस वक्त $2 बिलियन तो डिविडेंड के मद में जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल हैं उन्होंने पे करना है भाई अपने हेड ऑफिस को, वो नहीं दे पा रहे। 9,000 कंटेनर आपका फंसा हुआ है, अगर आप उसको क्लियरेंस में लेके जाते हैं उसके लिए भी आपको कम से कम $1.5 से $2 बिलियन चाहिए। अब आप जब तक एक फ्री पॉलिसीज को नहीं लेके आएंगे, इंडिपेंडेंट माइंड से नहीं सोचेंगे, आप यकीन करें, आप यकीन करें कि मैं आज ये बात बड़ी अफसोस से कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो हम कोई और बात कर रहे होते हैं, जब हम गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो हम और बात कर रहे होते हैं। देखिए ये बिजनेस कम्युनिटी को आप कॉन्फिडेंस में लें, आप एक एक्सपोर्ट के लिए जैसे फर्नीचर की बात है भाई, आप उनको आज़ादी दें, आप जहाँ से मर्जी एक्सपोर्ट करें, जितना मर्जी एक्सपोर्ट करें, और
और आईटी तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको किसी जगह से भी गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो घरों में बैठ के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो घर से कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट करें। और दूसरा पर्टिकुलरली जो स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप्स को फाइनेंस करें, उनको इनकरेज करें। अब दुनिया ग्लोबल बन गई है। अगर अजीब करीब देखूं मैं, जिसमें बांग्लादेश में काफी ज्यादा बांग्लादेश सर कितनी ग्रोथ कर रहा है। चीजें मलेशिया ने जब बूम पकड़ा था तो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते, जापान ने स्टार्टअप्स, जर्मनी ने स्टार्टअप, इंडिया इस पर लगा है, भारत इस पर लगा है। मैं जरा हारून साहब से भी इस पे बात करूं। हारून साहब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक तो फर्क करना, लग्जरी आइटम्स में, ज़रूरी आइटम्स में, इसका बढ़ता हुआ गैप, और फिर उन 5 खास शोबों पर इन्हिसार करना और उससे निकल कर बाकी शोबे जो परफॉर्म करना चाह रहे हैं या करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि अभी फर्नीचर इंडस्ट्री की बात हो रही है, ये एलसीज वाला मामला, कंटेनर्स का फंसे होना, किस तरह देख रहे हैं सर? एकदम से इतनी मुश्किलात हैं इकोनॉमी के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी। देखिए, आपने जो सवालात किए हैं और आपके गेस्ट जो हैं, जो उनके कमेंट्स हैं, अब आपके पास चूंकि वक्त बहुत थोड़ा होता है तो मैं इसको मुख्तसर अल्फाज में अगर कहूँ तो इन तमाम बातों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है रिफॉर्म, रिफॉर्म एंड रिफॉर्म। टैक्सेशन का निज़ाम को रिफॉर्म करना है, बाकी चीज़ों को रिफॉर्म करना है। अब देखिए ना, अगर 8,000 कंटेनर खड़े हुए हैं जिसके लिए आपको $2 बिलियन चाहिए, अगर ये नहीं हम ले सकते तो ये एक तरीके का ऑलरेडी डिफॉल्ट तो हो गया है। ये तो डिफॉल्ट ही है ना कि प्याज हमारे पास मौजूद नहीं है, प्याज के 8-10 कंटेनर या कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं और आप ले नहीं सकते, खाने पीने की चीजें पड़ी हुई हैं, पेरिशेबल आइटम पड़े हुए हैं। तो बात क्या है कि हमारे पास जब तक के एक नया निज़ाम और जिसके अंदर तमाम तर हालात को और तमाम तर शारियों को इकट्ठा करके और एक यूनानिमस तरीके से जिसके अंदर मईशत के ऊपर एक समझौता करना तमाम सियासी जमातों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो छोटे छोटे मसले हैं, अगर मैं इनका इंडिविजुअल जवाब दूंगा या देना चाहूँगा तफसील से तो इसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। लिहाजा सिंपल बात को अगर हम करना चाहें इस प्रोग्राम के हवाले से, अगर हमारी बात कोई सुन रहा है तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह के आपने मईशत के ऊपर किसी भी किस्म की सियासत जो है वो सेकेंडरी होनी चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि आम आदमी का जो फ़ायदा है वो किस चीज़ में है और हमें उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। जाहिर बात है कि इसके अंदर एक बात नहीं होगी, कम से कम बहुत सारी पहलू हैं जिसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है, लेकिन मुख्तसरन अगर हम इस बात को कहें तो ये कहना मेरा ख्याल है कि सही होगा कि जब तक के सियासी हालात इस बात पर और सियासी लीडर इस बात पर एक पेज पर नहीं आते कि पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके कैसे जाना है, जब तक कि हम समझते हैं कि वो जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो टैक्स के रिफॉर्म्स हो, चाहे वो रेगुलेशंस के रिफॉर्म्स हो, चाहे वो इलेक्शन के रिफॉर्म्स हो, तो जब तक कि हमारी गाड़ी जो है वो इस भंवर से आगे नहीं निकल सकती। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं एक ब्रेक के बाद लाजमी तौर पे करूंगा, जिसका जिक्र अभी हारून साहब ने भी किया, नईम साहब ने भी किया और जाहिद साहब भी कर रहे हैं। एक जानिब है सियासत और दूसरी तरफ है मईशत। हालांकि ये दोनों चीज़ें एक ही जानिब है, ये अलग अलग नहीं है। अगर आपकी मईशत ठीक होगी तो यकीनी तौर पर सियासत ठीक रुख इख्तियार कर रही है, और अगर सियासत ठीक नहीं है तो मईशत भी आपकी ठीक नहीं होगी। ये बड़े एक इम्पॉर्टेंट मामला है, क्योंकि आपने फैसले लेने होते हैं मिलकर, और मुल्क की मफाद के लिए जो फैसले होते हैं वो मईशत से ही जुड़े होते हैं। IMF का नवा इजलास हो या फिर IMF से लेन देन की बात हो, उनकी कड़ी शराइत की बात हो, पेट्रोलियम मसनूआत की बात हो, पाकिस्तान में इम्पोर्ट को क्या क्या चीज़ें अलाउ करनी है, एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ानी है, पाकिस्तान में किसको बिजली सस्ती देनी है, कहाँ पर बिजली महंगी करनी है, गैस के ज़खायर कैसे आने हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब जरा बात करेंगे नवा जायजा इजलास IMF का। IMF का वफ़द पाकिस्तान आएगा, वफ़द वापस जाएगा, तो लगता यूं ही है कि फरवरी का शायद दूसरा हफ्ता हो और मिनी बजट आ जाए, और फिर मिनी बजट के बाद जून के पहले हफ्ते में
बजट आ जाए। अब ये जो 2 बजट हैं, इनके बीच में जितना टैक्स लगेगा, टैक्स रिकवरी होगी कहाँ से, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। नईम सिद्दीकी साहब। सर ये देखें, अभी IMF को जब ये पता चला कि हमने डॉलर को का जो रेट जो है ना ऊपर मार्केट के साथ अटैच कर दिया, तो उन्होंने बयान दे दिया कि हम लोग आ रहे हैं। तो वो 29 को या 30 को आ रहे हैं, दे विल स्टे फॉर 10 डेज़। अब उनका नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, ये नवा जो जायज़ा है IMF का, इसका ये 10वां जो है ना, ये रिव्यू फरवरी में शुरू हो रहा है, वो भी शुरू हो रहा है साथ ही फरवरी से। उन बेसिकली लेट हो गया ना। बेसिकली IMF पाकिस्तान से क्या कहता है, वो कहते हैं कि आप अपने लॉसेस को जो है ना वो मिनिमाइज करो। आपको पता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में 17% लोग बिल नहीं देते। ऐसा ही है, 17% हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लॉसेज है। तो 34% जो लॉसेज हैं उसका बिल आप और मैं पे करते हैं। मजे की बात आपको बताऊं सर, मैं एक रिसर्च कर रहा था तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम जिन लोगों का जिक्र करते हैं ना कि लोग बिल नहीं देते, ये भी बड़ी ज्यादती है। बड़े बड़े इदारे बिल नहीं देते, वो उसका सारा जो इम्पैक्ट है वो आप और मुझ पे आता है। अगर आप आज एक बिजली का बिल देखें तो आज के दिन में आम घर वाले को 29 रुपये यूनिट बिजली मिलती है। ठीक है, एक साल पहले देखें तो 10 रुपये यूनिट बिजली मिलती थी। अब ये IMF कहता है कि आप ये 1600 अरब जो गैस के ऊपर है, गैस की कीमत अब 74% बढ़ाने की बातें हो रही हैं। इसके अलावा बिजली की कीमत 7 रुपये यूनिट बढ़ाने की बातें हो रही है। पेट्रोलियम के ऊपर वो सेल्स के ऊपर सेल टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स वो कहते हैं उससे तो 200 अरब रुपए की बात हो रही है कि 200 से 300 अरब रुपए का इजाफी बोझ किस पे डलेगा? ये 23 करोड़ तो यानी मिनी बजट में टैक्स लगने जा रहा है। ये टैक्स लगे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एरियाज हैं, इसमें आपने लॉसेस पूरे कर। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि गवर्नमेंट अगर डिस्पैरिटी इन टैक्सेशन ख़त्म कर दे, यानी कि हर उस शख्स पे टैक्स लगाए जो जिसकी आमदन है, और हर उस गरीब को माफ़ करे जिसकी आमदन नहीं है। अब ये जो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसको रिग्रेसिव टैक्स रेजिम कहते हैं, जब ये आप लोगों पे टैक्स लगाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना गरीब आदमी पे आता है। तो गरीब आदमी को आप कितना मारेंगे? आपकी जो GDP देखिए, आपकी जो GDP है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। एक उसमें आपकी इंडस्ट्री है, दूसरी आपकी सर्विसेज हैं, तीसरी आपका एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर जैसे आपको बताया कि 21% ऑफ जो GDP है, और टैक्स में उसकी कंट्रीब्यूशन 3 अरब रुपए है। तो जब तक ये डिस्पैरिटी ख़त्म नहीं करेंगे, और आप बिल्कुल देखें अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है। अब हर शख्स को पता है GDP क्या बजट, इन चीज़ों पे ज़रा मैं बात कर लेता हूँ। हारून साहब, सर मिनी बजट और फिर बजट, फिर टैक्सेस की भरमार, GDP पर एक बोझ, और जो बड़े बड़े गैप्स हैं जिसमें ट्रेड डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट्स हैं, गैप्स हैं, इन सारों की चीज़ें, और फिर आपका जो लोन है, ये सारा कुछ रिफ्लेक्ट करेगा आपकी GDP ग्रोथ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और आपके गेस्ट ने जो कहा मैं उनसे 100% मुत्तफिक हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि जो आपने मेंशन किया कि जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट में बहुत बड़ा हाथ जो है वो 3 चीजों का है। पहली बात ये जो अभी जैसे कि आपके गेस्ट ने कहा, लॉसेस, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लॉसेस हैं, दे रन इनटू पर ईयर मोर देन 1.5 ट्रिलियन। आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेस हैं, जो आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी है, जो आपके सर्कुलर डेट्स हैं, वो उसको देखना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो है फिस्कल डेफिसिट, और फिर किसी भी तरीके से हुकूमत ने, कोई सी भी हुकूमत ने अपने खर्चों को रैशनलाइज नहीं किया, और वो लोगों को जो सब्सिडीज दी जाती हैं, गलत लोगों को सब्सिडीज दी जा रही हैं, तो वो चीज़ों को जब तक मैंने कहा जैसे कि रिफॉर्म ना हो, और मैं ये समझता हूँ कि अगेन जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंडिविजुअली अगर हम बताना चाहें आपके नाजरीन को कि तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है जो कि वो उन्होंने हर टेलीविजन चैनल पे या हर अखबार में जरूर पढ़ी होगी। हमारा यहाँ पे जो मेरा मैसेज है वो यही है कि जब तक कि आपकी चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं बनेगी, जब तक के तमाम लोग एक पेज पर नहीं होंगे और उस जिस रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है वो सही नहीं होगी, तो ना आपका फिस्कल डेफिसिट सही हो सकता है, ना आपका कोई और काम सही हो सकता है। इसके अंदर अब देखिए ना, पाकिस्तान दुनिया में मैं समझता हूं कि वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स कलेक्टिंग कंट्री समझा जाता है। हमारी टैक्स टू GDP जो है वो लेस देन 9% चल रही है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है सर, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं।
तो हारून साहब, इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है और सारे के सारे विद होल्डिंग मोड में या इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो कि गरीबों के लिए जिंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है इसकी वजह से। अब ये देखिए, ये जो पाकिस्तान के जो डॉलर 265 का हो गया या 280 का हो गया कर मार्केट के अंदर, तो इसका जो असल बोझ है वो तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास दे रहे हैं। और मतलब जो टॉप 1% है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो तो जो अगर महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेचेंगे, उनके लिए मसला नहीं है। और उनकी गाड़ियां, उनका पेट्रोल, वो कोई मसला नहीं है। असल मसला गरीबों का है जो कि फिक्स्ड इनकम तनख्वाह है। जिस आदमी की तनख्वाह 50,000 रुपए, अगर उसका बिजली का बिल 20,000 रुपए का आ रहा है, 18,000 का आ रहा है, तो वो खाएगा क्या और कमाएगा क्या? तो ये सब कुछ जो है ठीक बात है सर। मैं एक चीज जरा जाहिद साहब से, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सारा बोझ ऑल्टरनेट अगर हम देखें उसका कि कहीं भी डाइवर्ट नहीं होता, उसका कोई मुख्तलिफ राय या मुख्तलिफ उसकी डाइवर्जन नहीं है, सीधा आवाम के ऊपर है। जाहिद साहब ये बताइएगा, 3.55% इजाफा हुआ है सनतों की पैदावार में, जिसमें चमड़े का 8.18% है, और इसी तरह जो दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा है 1.06%, लेकिन फर्नीचर 99.29%। काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों में। आप बात करते थे कि जो रकबा होता है दुकान का, उसको लेकर, कमर्शियल मीटर्स को लेकर टैक्सेस जो हैं वो उस तरह से नहीं लगे जैसे लगने चाहिए। अब आप लोग परेशान हैं इंपोर्ट वाले मामले पर। तो प्रोडक्शन जो हो रही है सर, ये महंगी भी हो रहा है, अब तो फर्नीचर महंगा भी हो रहा है। ज़रा ये किस हद तक जाएगी महंगाई? चूँकि इंपोर्ट करेंगे तो चीज़ें महंगी पड़ेंगी, डॉलर महंगा हो रहा है, तो लोग इसके लिए भी तैयार रहें फिर। जी अरसलान साहब, गुजारिश ये है कि जो अभी बात हुई रिफॉर्म्स की, यकीनन जब तक हम अपनी मईशत के लिए बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि टैक्सेशन का मसला पिछले जो हमारे वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था, एक जो फिक्स टैक्स छोटे ताजरों के लिए लेकर आए थे। लेकिन बदकिस्मती से वो भी सियासत की, बल्कि मैं कहूंगा कि एक ट्वीट की भीड़ चढ़ गया उनका प्रोजेक्ट। मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट की और मिफ्ता साहब को मजबूरन अपने उस प्लान को रोल बैक करना पड़ा। जब हमारी ये साइकी हो, जब हमारी ये थिंकिंग हो कि हम वक्ती लोगों की वक्ती उसके लिए या वोट बैंक के लिए अगर हम पॉलिसीज को नजरअंदाज करें, अच्छी पॉलिसीज को, तो मैं नहीं समझता हूं कि फिर कोई अच्छी आगे कोई आपको कामयाबी नजर आएगी। तो इसके लिए हमें बोल्ड फैसले लेने होंगे गवर्नमेंट को और स्टेट को आकर वो फैसले। देखिए, जब तक आप स्टेक होल्डर फैसला नहीं करते हैं, वो फैसला फिर उस तरह से काबिले अमल नहीं रहता है। अच्छा जाहिद साहब, चूंकि वक्त कम है, नईम साहब जल्दी से एक मुझे आपका स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाने में प्रॉब्लम क्या? अब तक मैं सुन ही रहा हूं, होता नहीं आ रही। देखिए अब इस वक्त पाकिस्तान की 40% जो आबादी है ना, वो गुर्बत की सतह पे आ गई। बिल्कुल ठीक। और ये 300 रुपये के डॉलर की जब आप बात करेंगे तो 30,000 40,000 रुपये कमाने वाले बंदा जो है ना, वो तो बिल्कुल ही अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अभी आपका पेट्रोल बढ़ना है, तक कमाने वालों के बारे अभी में आपका पेट्रोल बढ़ना है, उन्हें अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है, गैस और बिजली की मैंने आपको पहले बता दिया क्या हालात हैं। तो खुदा के लिए भी होश के नाखुन लें और ऑस्टेरिटी मेजर्स पे जाएं। आप अपने अखराजात कम करें, हुकूमत अपने अखराजात कम करे, और उसके अलावा जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उस पर बेशक पाबंदी लगाएं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो किसी चीज़ का भी रॉ मटेरियल है और जिससे आपने एक्सपोर्ट करनी है, आपके वाली बात से लेकर एक चीज़ आप तीनों हजरात के साथ भी, कि अब हम इन चीज़ों से बाहर आ जाएं कि ये 5 सनतें हैं और सियासत को एक साइड पे कर दें। इन्हीं से अब एक्सपोर्ट मईशत में सियासत खत्म कर दें। अब मईशत में सियासत नहीं करनी, मईशत में सियासत करेंगे मुल्क डूब जाएगा। ये और जो इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट है ना, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। श्रीलंका में जो हुआ, श्रीलंका इस वक्त -8% ग्रोथ है उनकी GDP, -8। अब आप क्या देखना चाहते हैं? आप इनकरेज करें लोगों को। काफ़ी खतरनाक बात है। बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। माहिर इक़्तिसादियात हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन, और हारून अस्करी साहब, साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। कोशिश की आज सारे इकोनॉमी के उन मामलात पे बात करके उनका हल भी जानने की कोशिश करें कि मसले तो हैं, हल क्या है। हल में यही है कि रिफॉर्म्स हों, लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के हों, ताकि आपको बेहतर मशवरे मिलें, जो कि अब तक हम नहीं देख रहे कि पिछली गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो मुश्किल हालात में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठती हो। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।